हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनी मैनिया। आई एम मनदीप मैनी। आज की स्टोरी यूआ यूनिवर्स मेन पार्ट से है। ये स्टोरी फायर वॉल्स के आगे से कंटिन्यू होती है। तो अभी स्टोरी शुरू करता हूँ। जैसे ही वहाँ पर सारी जो होती है वो जंग ख़त्म होती है तो अर्थमैन जो होता है हमारे करेक्टर को पकड़ लेता है, एक रिवर पर ले आता है। वहाँ पर आते ही वो बोलता है कि कुछ ड्रॉप्स उस फ्यूल की जो उन्होंने स्पेसशिप से लिया है उसकी कुछ ड्रॉप्स जाकर रेड लेडी को दो ताकि वो खुद को कंट्रोल कर पाए। तो दूसरे जो बंदे हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं ड्रॉप्स के साथ। कैंसा और जुमा उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी उसको ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं येलो मैन की तरफ से। और जो है रेड लेडी तब नॉर्मल होना शुरू हो जाती है और वो वहाँ पर दोबारा रिवर के पास चलने लगते हैं। और उसी तरफ से दिखाया जाता है सीन कि अभी दोबारा जो जंग हुई है उसके कारण जो उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह तैयार की थी इतनी मेहनत से इतने प्यार से, वो दोबारा सब ख़त्म मलबे में तब्दील हो गई हैं। सभी अपने आसपास के इलाके को देखकर जो पीपल हैं काफ़ी नामोशी में हैं कि इतनी मेहनत से किया था और फिर से दोबारा करना पड़ेगा या अभी कुछ भी नहीं है। तो जो वाइट कोप है वो अपनी बेटी को गोद में उठाता है और चिल्लाता है, हमें फिर से हमारे यहाँ एक संसार बनाने का मौका मिला है, तो इसको हम अपना वेस्ट क्यों करें। तो सभी एक बार से बिल्कुल, क्योंकि सभी ने रहना है वहाँ पे, तो सभी उसकी बात से सहमत होते हैं, स्माइल करते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दोबारा से जो वाइट कोप है उसका वही काम होएगा कि लोगों के लिए खाने का पानी का प्रबंध करना और बहुत सारी मदद करनी। और दूसरी तरफ ये जो ग्रुप है, जो हमारा मेन करेक्टर है, उसने अपने साइंटिस्ट जो उसको पहले वहाँ पर गाड़ी लेकर आया था व्हीकल्स के साथ, वो उसको वहाँ पर एक एलिमेंट देता है जो कि साइंस के फॉर्मूले से तैयार किया गया है। किसके लिए देता है, क्योंकि पिछली बार जो डिस्ट्रक्शन के बाद एलियंस का बचा था मटेरियल उससे गलत यूज़ किया गया था। तो इस बार वो बोलता है कि इसको थोड़ा थोड़ा उनकी बॉडीज़ पर लगा देना। और जैसे वो ये काम करता है तो साइंटिस्ट देखता है कि जो भी वो एलियन बॉडी होती है वो ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस टाइप में तब्दील हो जाती है कि वो है ही नहीं। तो फिर वो ये वाला जो काम है थोड़ा तेज़ी से करता है ताकि जल्दी से जल्दी सभी जो हैं पार्ट्स एलियन के उसे ख़त्म किया जा सके किसी के हाथ लगने से पहले। इसमें वो और भी लोगों की हेल्प लेता है। और दूसरी तरफ दोबारा से अभी सब वहाँ पर पहुँच चुके हैं रिवर के पास। करेक्टर हमारा बैठा हुआ है और अर्थमैन अपना सवाल रिपीट करता है कि तुम हो कौन। तो जो करेक्टर है वो गहरी सांस लेता है, बोलता है कि मैं यहाँ से एक बहुत दूर ग्रह से आया हूँ। मेरे प्लेनेट का नाम है आई प्लेनेट, जहाँ पर बहुत अच्छे लोग बसते हैं। हमारा प्लेनेट बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा इस प्लेनेट के मुकाबले पावरफुल है, पर फिर भी हम वो नहीं कर सकते हैं जो आने वाले बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन को रोक सके। इसके लिए मुझे टीम्स चाहिए, मुझे मेंबर्स चाहिए, मुझे औरों से कनेक्ट होना पड़ता है। तो अपने प्लेनेट के बारे में बताता है कि मेरा प्लेनेट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि एक इनविजिबल एनर्जी के आसपास चक्कर लगाते हैं। हमारा मेन प्लेनेट जहाँ पर हमारा घर है, हमारा राज है, जहाँ से हम अपने सभी प्लैनेट्स को चलाते हैं, उसके पीछे सूरज होता है। हमारे पास एक ही सूरज है जो कि हमारे एक मेन ग्रह से स्टिक होकर रहता है, वो वहीं पर ही घूमता है और दूसरे प्लैनेट्स पर अंधेरा रहता है। हमारे प्लैनेट्स का ज़्यादातर भाग हम जीने के लिए यूज़ करते हैं, थोड़ा सा भाग कारोबार के लिए। फिर जो दूसरा प्लैनेट होता है वहाँ पर ज़्यादा हम बिजनेस करते हैं और थोड़े से लॉकअप बनाए हुए हैं टेम्परेरी। और तीसरे प्लैनेट पे हमने मेन जो है लॉकअप बनाए हुए हैं, जहाँ पर हम अपने शरारती बंदों को और बड़े बड़े क्रिमिनल्स अंतरिक्ष के उनको रखते हैं। हमारा प्लैनेट हमारी गैलेक्सी शाखा के प्लैनेट्स के ऊपर आता है। वो बताता है कि लगभग 12 गैलेक्सीज के बाद कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो ख़ास होते हैं, जो एक रास्ता बनाते हैं, एक डिमेंशन तैयार करते हैं, जिनको अगर पार किया जाए या उनसे अगर पार अपनी वेव को किया जा सके
तो सभी कुछ नष्ट हो सकता है। जो हमारा प्लैनेट वो बोलता है कि उस शाखा में टॉप पर आता है, बट मेरा प्लैनेट उस शाखा का इस जो पहेली जिसके वजह से डिस्ट्रक्शन होगी उसके अंदर नहीं आता है। बट बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं जिसके कारण हमें भी खतरा होता है। तो ये चीज़ बता रहा होता है और अपने प्लैनेट्स के बारे में और जानकारी देते हुए फिर वो बताता है कि वहाँ पर हमारे राजा रहते हैं जो सभी की परेशानियों को अपना समझते हैं और जल्दी से जल्दी उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर मेरी पत्नी रहती है जो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। हमारी जो प्लैनेट का एनर्जी सोर्स है वो एक टावर है जिसकी जड़ें कहाँ पर है आज तक किसी को मिल नहीं पाई हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है। हमारी खुशहाली का एक तरह से वो परछाई है, एक तरह से वो चिन्ह है। बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत ज़्यादा विशाल और बहुत सारी गैलेक्सीज की पावर वो अपने आप में समा कर रखता है। और दूसरी बात जो बताता है वो कि उसी के कारण हम अपनी आने वाली जनरेशन को जनरेट कर पाते हैं, जो हमारे सभी इरादों के साथ, हमारी सभी पोटेंशियल के साथ हमारे प्लैनेट की रक्षा करती है, उन्नति डेवलपमेंट में साथ देती है। और वो हमारे साथ हमारे वहाँ के जीव जंतुओं को भी आगे बढ़ाने का वही एक ज़रिया है। हम रॉयल फैमिली में, क्योंकि मैं आता हूँ, एक प्रिंस हूँ मैं, तो हमें एक स्पेशल रॉयल सिरप दिया जाता है जो कि हमें ज़्यादा उम्र प्रदान करता है। हमें ये पाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि अलग हो, जो कि ऐसा हो कि दूसरा ना कर पाए, या दूसरे की पोटेंशियल वैसी ना हो। कुछ ऐसा हमें प्रूफ करना पड़ता है। बट अगर किसी और को चुनना पड़े हमारे प्लैनेट पर तो भी हमें कुछ संकोच नहीं होता। बस वो बेहतरीन होना चाहिए, उस समय पर तो ये सामने आना चाहिए कि वो बेहतरीन है। हमें सिर्फ दिया जाता है जिसकी वजह से हम रॉयल फैमिली के जो सदस्य होते हैं वो हज़ारों साल जीते हैं। हम ऐसे ही अब खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। फिर एक बार ऐसा होता है कि एक केस के दौरान हमें एक अपराधी मिलता है जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरे चाचा जी, मेरे अंकल, जो कि कमांडर होते हैं हमारी सेना के, उन्हें दूसरे ग्रह पर जाना पड़ता है। और अब वहाँ से प्रूफ वगैरह लेकर जब आ रहे होते हैं तो उन्हें एक डार्क चीज़, एक ब्लैक बीइंग अपने काबू में कर लेता है। वो उसी का पार्ट होता है डिस्ट्रक्शन का, जो ये अपने एक राज्य स्थापित करना चाहता है। क्योंकि हमारा वो प्लान जो शिप होता है इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, तो अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर सभी को डिस्ट्रॉय करता है और मेरे अंकल की बॉडी के साथ हमारे प्लेनेट पर आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए, हमारे प्लेनेट के लोगों के लिए गलत बात होती है। क्योंकि वो ब्लैक बीइंग सब कुछ नष्ट कर देगा। सबसे पहले वो कैदियों को छुड़वाएगा, जहाँ पर हमने मल्टीपल डेंजरस कैदियों को बंद किया हुआ है मेहनत से, सालों की मेहनत से, जो हम नहीं चाहते हैं, हमारे राजा नहीं चाहते हैं। तो हमें उसे रोकना होता है, जिसे रोकने के लिए हम अपनी पूरी एडवांस लेवल की साइंस के वेपन्स की क्षमता लगा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को स्पेसशिप्स लेकर वहाँ पर भेज देते हैं। बट वो अकेला ब्लैक बीइंग ही इतना ज़्यादा पावरफुल होता है उस बॉडी में होने के कारण कि उसे रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो अपने आप को इतना बड़ा और इस तरीके से मैनिपुलेट और इनविजिबल वगैरह कर लेता है कि उसे तब हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा वो नुकसान करता है। बट जैसे वो कैदियों की तरफ जाने लगता है तो मेरे पिताजी मुझे भेजते हैं उसे रोकने के लिए। तो मैं अपनी ख़ास शक्तियों से, जो कि हमें सीरम के कारण मिली होती हैं, उन्हें यूज़ करता हूँ। और मुझे ट्रेनिंग भी दी जाती है, नॉर्मल जो सभी को मिलती है, क्योंकि हम किसी ख़ास शैली में निपुण होते हैं। जब भी हम टावर से लिए जाते हैं तो कुछ ऐसे ही डिमांड करके लिए जाते हैं। तो मैं रॉयल होने के कारण थोड़ा ख़ास हूँ और मुझ में शैलियाँ हैं कि मैं मैजिक कर सकता हूँ, थोड़ा सा पावरफुल हूँ। और मैं जब उसके सामने लड़ता हूँ तो मेरी और सेना की टुकड़ी के साथ उसकी लड़ाई होती है, जिसमें मेरी भी टुकड़ी के
बंदे जख्मी होते हैं, मरते हैं, मुझे काफ़ी परेशानी दुख होता है। बट फिर भी हम कुछ देर तक उसको रोक कर रखते हैं, जिसके कारण उसका जो फोकस होता है दोबारा अपराधियों को छोड़ने की बजाय जंग में आ जाता है, हमारा फेस टू फेस होता है। वो तब इतना शक्तिशाली हो चुका होता है एक बॉडी होने के कारण कि वो लिविंग प्लैनेट्स तक को एज ए वेपन यूज़ करता है। उसके लिए नॉर्मल प्लैनेट्स तो हम समझ सकते हैं कि उसके लिए पत्थर है, मायने नहीं रखते हैं, बट जब वो लिविंग के लिए यूज़ करता है तो बहुत बुरा लगता है। तो तभी फादर बोलते हैं कि तुम्हें अपना सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि जो सिरप होता है हमने पिया हुआ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो मेरे पिताजी को बस एक यही तब सूझा कि तुम्हें अपना सिरप उसके सामने जो है देना होगा, जिसके कारण वो सिरप अपना कमाल दिखाएगा और इस बीइंग को, इस तुम्हारे बॉडी से, चाचा जी की बॉडी से, अंकल की बॉडी से अलग कर देगा। जिससे सहमत काफ़ी हो भी जाते हैं और मुझे भी तब यही एक रास्ता दिखाई देता है कि इसे रोकना है, क्योंकि अगर इसने अपराधियों का प्लेनेट पर जाकर कुछ भी किया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं इस सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो जाता हूँ। बट जैसे मैं उस लिविंग प्लेनेट को जिसने मेरी तरफ फेंका होता है, एक इमोशनल बॉन्ड सा फील करता हूँ। वो मुझे थोड़ा सा झंझोड़ता है, जिसके कारण मैं उस ग्रह को नॉर्मल छोड़कर अपनी पूरी पोटेंशियल लगाकर उसका सामना करता हूँ। तभी एक अजीब सी चीज़ होती है कि हमारा जो टावर होता है एनर्जी वाला, वो सभी प्लैनेट की एनर्जी सोख कर मेरी तरफ, मेरी उस पावर की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके कारण हम दोनों की एनर्जी मिलती है। और जब उस ब्लैक बीइंग पर जाती है जो मेरे अंकल की बॉडी में है, उसको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है, वो उस चीज़ को सह नहीं पाता है और हम दोनों की ही बॉडी जो होती है एक बार पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाती है। यानी मेरा सेक्रीफाइस हो जाता है और उस डिस्ट्रक्शन को बचाते हुए जो मेरे अंकल की बॉडी उस ब्लैक बीइंग ने ली थी वो भी ख़त्म हो जाती है। ब्लैक विंग को वहाँ पर एनर्जी सोर्स में पकड़ने की कोशिश की जाती है हमारी दूसरी टीम्स की तरफ से, बट वो बॉडी के ना होने के कारण भी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि हम उसका थोड़ा सा अंश ले पाते हैं, बाकी वो वहाँ से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद एनर्जी के कारण, लोगों की प्रेयर्स के कारण जो हमारा एनर्जी टावर टूट जाता है बिल्कुल। हमारे सभी प्लैनेट्स पर अंधेरा छा जाता है उस ब्लैक बीइंग को हराने के बाद भी, बट फिर भी हम अंधेरे में होते हैं। तो सभी मेरे लिए जो सेक्रीफाइस हुआ उसके लिए प्रे करते हैं, मुझे आखिरी विदायगी देने के लिए। बट टावर को जैसे ही ये बात महसूस होती है तो टावर दोबारा से पहले चलना शुरू होता है। वो टावर खुद अपने आप को स्टैंड करता है। उसके बाद जैसे लोगों की प्रेयर्स बढ़ती हैं कि टावर ने अपने आप को संभाला, तो फिर से एक जादू हो जाता है। मैं और मेरे चाचा जी दोनों की बॉडीज़ वापस दिखाई देती हैं। उसके बाद मेरे चाचा जी को एक बार लॉकअप में डाला जाता है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, वो कुछ गलत नहीं किया होता है, बट उनकी जो बॉडी को एक बार टेस्ट में करने के लिए उनको वहाँ भेजा जाता है, क्योंकि देखना होता है कि उनके पास अगर कुछ अभी भी उस ब्लैक बीइंग का बचा है तो कितना ख़तरनाक हो सकता है, जिसके कारण उनको एक बार लॉकअप में भेजा जाता है टेस्ट के लिए और मुझे मेडिकल में भेजा जाता है। बट वो हम दोनों सेफली बाहर आते हैं। फिर पिताजी मुझे बताते हैं सारी बात कि ऐसे गैलेक्सीज का एक सर्कल होता है जिसको अगर कॉन्कर करना हो तो प्लैनेट्स को, ख़ास प्लैनेट्स को एक एनर्जी वेव से गुज़रना पड़ता है, जिसके बाद बहुत सारी डिस्ट्रक्शन पैदा होती है, बहुत सारी हलचल पैदा होती है, जिसमें कोई सर्वाइव नहीं कर पाता और ऐसा होना तय होता है। बट फिर भी इसको रोका जा सकता है। इसी के कारण तब वो मुझे उस प्लैनेट का किंग बनाते हैं मेरे सेक्रीफाइस को देखते हुए, जिसके मैं मना नहीं कर पाता हूँ उस टाइम पर, क्योंकि मेरे चाचा जी की तबीयत, अंकल की तबीयत ख़राब हो चुकी है उस जंग के बाद, क्योंकि एक उन्होंने ब्लैक बीइंग को अपने अंदर झेला और ऊपर से हमारी एनर्जी ने उनके शरीर को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाई है। तो मुझे एज ए किंग
उस प्लैनेट पर खड़ा किया जाता है। लोगों का बहुत सारा प्यार और साथ ही साथ में एक मिशन, उस डिस्ट्रक्शन को रोकने वाला, जो कि होनी ही है। जिसके कारण मैं बहुत सारे प्लैनेट्स पर गया हूँ। बहुत सारे प्लैनेट्स की प्रजातियों पर मैंने फ्रेंडशिप कायम की है। बहुत सारी ऐसी जगह मैंने देखी है यहाँ पर हम नहीं जा सकते, फिर भी हमारी इस रियलिटी के कारण मुझे जाना पड़ा है। इसीलिए मैं यहाँ पर इस प्लैनेट पर, आप लोगों के प्लैनेट पर आकर रह रहा हूँ। काफ़ी देर से, काफ़ी बार आ चुका हूँ यहाँ पर। काफ़ी बार मैंने बहुत सारी मुसीबतों का अकेले सामना किया है यहाँ पर, बट इस मुसीबत का जो होनी ही है, इसको मैं नहीं रोक सकता हूँ अकेले। मुझे आप लोगों की एक टीम की ज़रूरत है, जिसके कारण मैंने इस बार जब मैं आया हूँ तो एक ऐसे फॉर्मूले के साथ आया हूँ कि मैं अपनी पावर्स को इस प्लैनेट को दे पाऊँ, क्योंकि इस प्लैनेट पर एक ऐसा दरवाज़ा है जो आगे दूसरे ग्रह पे जाएगा तो डिस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है और ये इसका पहला पड़ाव हो सकता है। इसीलिए मैं इस प्लैनेट पर रुका हूँ। मेरी पावर्स के कारण आप में से कुछ मेरे सामने बैठे हो। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हें बनाने के लिए इस प्लैनेट को चुना है और मैं तुम्हें और बेहतर बनाऊंगा। ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का नाम आई प्लैनेट है, जिसमें हमारे करैक्टर की, हमारे सुपर करैक्टर की पास्ट लाइफ दिखाई गई है। उसके प्लैनेट्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैंने विजुअल्स इमेजिन्स की हैं। ये मूवी जो होएगी एक अवतार मूवी के टाइप की मूवी होएगी, जिसमें बहुत अच्छे ग्राफिक्स, बहुत अच्छे एलियन वर्जन दिखाए जाएंगे। और वाकई में मुझे अवतार के जो ग्राफिक्स थे, वीएफएक्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टच किया था। तो मैं इस मूवी को उस लेवल से भी आगे का बनाने का सोच रहा हूँ। मेगा बजट मूवी, मोस्ट ब्यूटीफुल मूवी विद इमोशनल एंड पावरफुल बॉन्ड, साइंस फिक्शन बॉन्ड। अगर आपको कुछ और ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। कोई और करैक्टर हो आपके पास, पावरफुल बीइंग, जिसे मैं अपने इस यूनिवर्स में एज ए इमोशनल या पावरफुल यूज़ कर सकता हूँ, तो प्लीज़ उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अगर करैक्टर अच्छा लगेगा तो। मैं इस करैक्टर का नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। ये मेरे सभी फेसेस में जाएगा, इसकी एक अलग लाइफ होगी और इसकी डिस्ट्रक्शन इस यूनिवर्सल लेवल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिसका नाम बहुत अच्छा लगता है। बाकी सॉरी, अगर जैसे ही मेरा कुछ बनेगा इन रियलिटी इन मूवीज़ का, तो इस मैं मूवी को जैसे इसका नंबर आएगा तो डेफिनेटली रिवील करूँगा कि ये कैरेक्टर क्या है मेरा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सारी क्लिप्स यूनिवर्सल लेवल की आती रहेंगी। MCU DCEU को आपने बहुत सब सुना होगा, अब तो बहुत सारे और भी आ रहे हैं। मेरे भी इस यूनिवर्स को सपोर्ट कीजिए। अगर नाम देना चाहूँ तो इसे मैं अनऑफिशियल इंडियन यूनिवर्स कह सकता हूँ, बट फ़िलहाल नहीं कहूँगा। इसका पर्टिकुलर मैंने नाम सोचा ही नहीं है। ये फ़िलहाल तो UI यूनिवर्स है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस। आपसे